आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास की गजा में सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी। इजराइल हिमायत याफ्ता ग्रुप के खिलाफ होगा ऑपरेशन। हलाल रियासत में किया बैन लेकिन नहीं रोका एक्सपोर्ट। बर्क ने योगी से पूछे सख्त सवाल। नामजदगी खारिज होते हुए सलमान खान का गुस्सा भड़क उठा, कांग्रेस पर लगाया बड़ा इल्जाम। मुसलमानों के बॉयकॉट का एक और तरीका, छठ पूजा पर बीएचपी के फैसले पर हंगामा। आसियान इजलास में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से फोन पर की बात। तेजस्वी यादव होंगे अपोजिशन का सीएम चेहरा। इंडिया अलायंस में बन गई बात। कांग्रेस लीडर प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत, बीवी वेंटिलेटर पर, बेटियां घायल। पेंट हाउस में जबरदस्त आग। भारत को मिला गैंगस्टर ग्रुप से छुटकारा। गोलीबारी के बाद पुलिस ने किया एनकाउंटर। बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। मेला देखकर घर लौट रहा था खानदान। रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाया बैन। जुबानी जंग भी शुरू, ट्रंप का सब्र जवाब दे गया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास गजा में उन मुसल्लह ग्रुप्स और मलेशिया के खिलाफ अपने हिफाजती ऑपरेशन को तेज कर रहा है जो पूरे गजा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल और इस्तेकाम बहाल करने के लिए इजरायली फौज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गजा वजारत दाखिला के एक सीनियर सिक्योरिटी जराये ने कहा कि हमास जल्द ही इजरायली कब्जे वाले फौजियों के साथ काम कर रहे मुसल्लह ग्रुप्स को खत्म करने के लिए अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा। 10 अक्टूबर की जंगबंदी के बाद से हमास फौज उन मिलिशिया को निशाना बना रही है जो इजराइल हिमायत याफ्ता हैं और जिनमें बदनाम जमाना डोगामिश समेत कई गुटों को कामयाबी के साथ गैर मुसल्लह कर रही है। हालांकि कुछ मलेशिया अभी भी इजरायली कंट्रोल वाले इलाके में एक्टिव हैं। खास तौर से मशरिकी राफा में यासर अबू शबाब के कयादत वाली नाम निहाद पॉपुलर फोर्सेस और शुमाली गजा में अशरफ अल मानसी के कयादत वाली पॉपुलर आर्मी। इन ग्रुप्स की पहचान इजराइल के इत्तेहादियों की शक्ल में की गई है जिन्हें इजरायली फौज से हथियार, पैसा और रसद में मदद मिलती है। सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि अबू शबाब मलेशिया को छोड़कर, जिसके सिर्फ लगभग 2000 अरकान हैं, गजा में कब्जे में मदद करने वाले ग्रुप के मेंबरान की तादाद अब कुछ 100 तक महदूद है। ये ग्रुप अगवा, कत्ल, तोड़फोड़ और इजरायली फौज को मुसल्ला कवर फराहम करने में शामिल रहे हैं। पूछताछ के जरिए हासिल हालिया खुफिया जानकारी में इन मलेशिया और इजरायली फौज के बीच हम आहंगी दिखती है, जिसमें सिक्योरिटी ऑपरेशन और मजहमती जंगजुओं पर हमले शामिल हैं। अफसर ने आगे कहा, मलेशिया के रुकन अफसर इजरायली ठिकानों के पास छापेमारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमास सिक्योरिटी फोर्स उनका सामना करते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं। इजरायली फौज ने हमास के उन इलाकों पर फिर से कंट्रोल हासिल करने की बात की है जिन्हें उसने छोड़ दिया था और मुबैना तौर पर अबू शबाब ग्रुप के अलावा मकामी मलेशिया को भी खत्म या शिकस्त दे दी है। वजारत दाखिला ने कहा कि शुमाली एरेज क्रॉसिंग के पास एक्टिव अल मानसी की पॉपुलर फोर्स सबसे कमजोर गुट है और इजरायली सिक्योरिटी के घेरे में काम करती है, जिसे हमास को सीधे तौर पर उनसे मुकाबला करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमास ने कार्रवाई के नतीजे में बड़ी तादाद में हथियार जब्त किए हैं, जिनमें क्लेशनकोव राइफलें, मशीन गनें, गोला बारूद और इजराइल के जरिए इन मलेशिया को फराहम किए गई गाड़ियां भी शामिल हैं। हालांकि इन ग्रुप्स को सिर्फ छोटे हथियार ही मिलते हैं, लेकिन इनके कायद को इजरायली फौजियों से फिलिस्तीनियों और मुखालिफ अरकान को निशाना बनाने वाले ऑपरेशनों के लिए पैसा, पेशगी सामान और सीधे हुक्म मिलते हैं। इन मलेशियाओं का ताल्लुक कई हाई प्रोफाइल अगवा की वारदातों से रहा है, जिनमें गजा के वजारत सेहत के अस्पतालों के चीफ डॉक्टर मारवान अल हम्स और उनकी बेटी का अगवा भी शामिल है, जो गजा की दाखिली सिक्योरिटी के लिए खतरे को उजागर करता है। हमास के सिक्योरिटी ऑपरेशन की मगरिबी तनकीद के बावजूद कई मकामी लीडरान और कम्युनिटी ने हिमायत की है और इसे इजराइल के साथ ताउन खत्म करने और गजा की खुदमुख्तारी को बनाए रखने के लिए जरूरी माना है। इजरायली पार्लियामेंट ने 2 मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है, जिसका मकसद कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली खुदमुख्तारी को मुसल्लत करना है और वहां जो इजराइल ने गैर कानूनी कॉलोनी बना रखी है उसको कानूनी हैसियत देना है। इजरायली पार्लियामेंट ने 2 मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है,
जिसका मकसद कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली खुदमुख्तारी को मुसल्लत करना है और वहां जो इजराइल ने गैर कानूनी कॉलोनी बना रखी है उसको कानूनी हैसियत देना है। फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने के इजराइल के किसी भी तरह के ख्वाब को अमेरिका ने बड़ा धचका दिया है। कम से कम अभी के लिए अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि इजराइल अपनी पार्लियामेंट के जरिए वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की सिमत में एक भी कदम उठाता है तो वो हमास के साथ हुए अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। मार्को रूबियो ने इजराइल के लिए रवाना होते वक्त सहाफियों से कहा, मुझे लगता है कि सदर ने ये साफ कर दिया है कि हम अभी कब्जे की हिमायत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी कब्जे की कोशिश अमन मुआहिदे को खतरे में डालने वाली और काउंटर प्रोडक्टिव होगी। गजा में सीजफायर मुआहिदे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं और उनके साथ उनका पूरा वफ्द है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम नेसेट है। एक सरकारी बयान के मुताबिक इजरायली पार्लियामेंट ने 2 मसौदा कानूनों को मंजूरी दी है, जिसका मकसद कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली खुदमुख्तारी को लागू करना है और वहां जो इजराइल ने गैर कानूनी कॉलोनी बना रखी है उसको कानूनी बनाना है। नेसेट के एक बयान में कहा गया है कि बिल को इब्तदाई रीडिंग में यहूदिया और सामरिया वेस्ट बैंक के इलाकों में इजराइल रियासत की खुदमुख्तारी लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब ये आगे के गौर और फिक्र के लिए नेसेट के बैरूनी मामलों और दिफाई कमेटी के पास जाएगा। इजराइल ने यह कदम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के 1 महीने बाद उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इजराइल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। कतर और सऊदी अरब ने इजरायली नेसेट के जरिए कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली खुदमुख्तारी थोपने के मकसद से इन 2 कानूनों को मंजूरी देने की सख्त मजम्मत की है। इसे फिलिस्तीनी लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कानून के लिए चैलेंज बताया है। इस बीच सऊदी अरब ने भी कानूनों को मंजूरी देने की मजम्मत की है। समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाई गई पाबंदी पर सख्त मौकूफ अपनाया है। उन्होंने सवाल किया, क्या हुकूमत के पास कोई सबूत है कि हलाल सर्टिफिकेशन से होने वाली आमदनी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है? बर्क ने कहा कि इल्जाम लगाना आसान है, वजीर आला को इस दावे का सबूत देना चाहिए। एमपी बर्क ने संभल के नखासा इलाके में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसी को भी आवाम के आईनी हुकूक पर रोक लगाने का हक नहीं है। उन्होंने आईन की आर्टिकल 25 से 28 का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के हर शहरी को मजहब की आज़ादी का हक हासिल है। भारत कोई मजहबी मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक आईनी और जमहूरी मुल्क है जहां हर शख्स को अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक जिंदगी जीने की आज़ादी है। हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी लगाना लोगों की मजहबी आज़ादी और आईन पर हमला है। जियाउर रहमान बर्क ने तिजारती आज़ादी आर्टिकल 19(1) का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत का ये हुक्म गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर रियासत में हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों नहीं लगाई। बर्क ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी इसलिए नहीं लगा रही है क्योंकि उससे मिलने वाले टैक्स को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो एक्सपोर्ट पर भी वही कानून नाफिज होने चाहिए। सपा एमपी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए गैर खुराकी अशिया से हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए कमाए गए और उस पैसों का इस्तेमाल दहशतगर्दी, लव जिहाद और मजहब तब्दील के लिए किया गया। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली सीट पर भी इंतखाब होना है। हैदराबाद यूथ करेज के बानी सलमान खान ने भी अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कागजात खारिज कर दिए। बिहार असेंबली इंतखाब 2025 के साथ साथ कई रियासतों में असेंबली ज़मनी इंतखाब भी होने वाले हैं। इसी सिलसिले में हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली सीट पर भी ज़मनी इंतखाब होना है। इस सीट के लिए सभी सियासी दलों के लीडरों ने नामजदगी पर्चा दाखिल किया था। हैदराबाद यूथ करेज के बानी सलमान खान ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। हालांकि जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स इंतखाब के लिए उनके नामजदगी पर्चे को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इलेक्शन ऑफिसर ने हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत के दबाव में उनका नामजदगी पर्चा खारिज कर दिया। आज 22 अक्टूबर 2025 को मेरे जुबली हिल्स उपचुनाव से
मेरे 4 नामजदगी पर्चे खारिज कर दिए गए। बिना किसी वजह के कांग्रेस सरकार के दबाव में इलेक्शन ऑफिसर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दिए गए अपने हलफनामों में उन्होंने सिर्फ 5,18,101 रुपए की असासे जाहिर किए थे। उनकी बीवी के मिल्कियत में बैंक खाते में 1,618 रुपए, 20,000 रुपए नकद और 3 तोला सोना शामिल है। सलमान खान के असासे की इत्तला ने कई लोगों को हैरान कर दिया, खासकर तब जब उन पर क्राउड फंडिंग फंड के गलत इस्तेमाल, माली फ्रॉड, रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया। कुछ दिन पहले ही सलमान खान पर भी सोशल मीडिया पर फिरका वाराना तबसरा करने के लिए बोराबंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जुबली हिल्स इंतखाब 11 नवंबर को होगा और गिनती 14 नवंबर को होगी। बीआरएस लीडर जीव मगंती के इंतकाल के बाद ये इंतखाब जरूरी हो गया था, जिनको जून में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि वो छठ के मौके पर दिल्ली में अपनी दुकानें लगाने वाले हैं। तंजीम ने वही राग अलापा है जो वो हर साल अलापता है और मुस्लिम दुकानदारों को दूर रखने के लिए कहता है। उधर वीएचपी के इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी ने जोरदार हमला बोला है और उन्हें नफरती चिंटू कहा है। हिंदू तंजीम के दिल्ली रियासत के सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि थूक जिहाद और तरह तरह के जिहादों को देखते हुए उन्होंने अपनी दुकानें लगाने का ये फैसला किया है। उनका कहा है कि छठ हिंदू मजहब का एक पाक त्योहार है और इन सब हरकतों से रोजा खराब हो सकता है। ये पहली बार नहीं है कि किसी त्योहार पर वीएचपी ऐसा काम कर रही है। इससे पहले भी वो मुस्लिम दुकानदारों को भगाना, उनकी दुकानें बंद करवाना और मंदिर के आसपास दुकानें ना खोलने देने जैसा काम कर चुका है। विश्व हिंदू परिषद की इस हरकत पर मौलाना साजिद रशीदी काफी नाराज नजर आए। उन्होंने तंजीम को नफरती चिंटू करार दिया और कहा कि वीएचपी वाले बेरोजगार हो गए हैं और वो दुकान लगाना चाहते हैं। वीएचपी वाले मीट भी खाते हैं, वो हमें क्या सुझाव देंगे? पिछले कुछ सालों में थूक जिहाद, लव जिहाद और तरह तरह के झूठे एजेंडे के जरिए कुछ हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों को टारगेट किया है। मिसाल के तौर पर डांडिया नाइट में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं होने देना, मंदिर के आसपास दुकानें नहीं लगाने देना और साथ ही खाने पीने का सामान मुस्लिम बिरादरी से ना लेने की दरख्वास्त करना। इसके पीछे वो तरह तरह के खुद से गढ़े हुए जिहाद का हवाला देते हैं। हाल ही में शमा मोहम्मद ने साबिक कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। एक बार फिर शमा मोहम्मद तनाजे में घिरी हैं। साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज सरफराज खान को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने बीसीसीआई पर सिलेक्शन के अमल में मजहबी इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया है। 28 साल के सरफराज ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल में चोट की वजह से साउथ अफ्रीका ए सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था। एक बार फिर उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है, जिससे सियासी बहस तेज हो गई है। शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? हम जानते हैं गौतम गंभीर इस मामले पर कहां खड़े हैं। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर मामला गर्मा गया है। इस बयान के बाद कांग्रेस लीडर के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है। बीजेपी तर्जुमान सीआर के सावर ने कहा, ये घटिया ट्वीट कांग्रेस की तकसीम करने वाली सोच को दिखाता है। कांग्रेस अब क्रिकेट टीम को भी मजहब की बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रही है। हाल ही में शमा मोहम्मद ने साबिक कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। साबिक क्रिकेटर अतुल वासन ने भी इस इल्जाम को खारिज किया है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि सरफराज खान को वो सम्मान और अवसर नहीं मिले जिसके वो हकदार हैं, लेकिन ये मजहब का मामला नहीं है। भारत में खेलों में ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं एक दिन पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के चयन ना होने पर सवाल उठाया था। पार्टी तर्जुमान वारिस पठान ने कहा, सरफराज खान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत 110 का है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है, 17 किलो वजन कम किया है और इंग्लैंड तथा न्यूजीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए हैं। फिर भी उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी आसियान कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शक्ल से शामिल होंगे। उन्होंने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से फोन पर बात की और आसियान की सदारत के लिए मुबारकबाद दी। आसियान कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद नया अपडेट दिया है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली शामिल होने की बात कही है।
अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। पीएम मोदी ने उन्हें मलेशिया की आसियान सदारत के लिए मुबारकबाद दी और आने वाली कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैं आसियान भारत कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल रूप से शामिल होऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मैं आसियान भारत कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली रूप से शामिल होने और आसियान भारत स्ट्रेटेजिक साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए ख्वाहिशमंद हूं। बिहार के अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया अलायंस के बीच नाराजगी खत्म हो गई है। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है और तेजस्वी यादव को ग्रैंड अलायंस का सीएम चेहरा चुन लिया गया है। इसका ऐलान आज मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में किया गया है। बिहार चुनाव 2025 के लिए तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट होने पर ग्रैंड अलायंस में इत्तेफाक हो गया है। आज तेजस्वी की क़यादत पर ग्रैंड अलायंस के सभी दलों ने इस फैसले पर मोहर लगाई। तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट होने का ऐलान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की क़यादत में चलो बिहार, बिहार बदले का नारा भी ग्रैंड अलायंस ने दिया है। ये कॉन्फ्रेंस पटना के मौर्य होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें सभी इत्तेहादी दलों के रहनुमा मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर तेजस्वी यादव की फोटो लगाई गई है। पोस्टर में तेजस्वी यादव के अलावा और किसी लीडर की तस्वीर नहीं छापी गई है। सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई-एम, सीपीआई और आईआईआईपी का सिंबल है। बिहार चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस समेत कोई भी इत्तेहादी दल इससे खुश नहीं था। इत्तेफाक ना बन पाने का अंजाम ये हुआ कि 10 से ज्यादा सीटों पर इंडिया के सहयोगी दल ही आमने सामने हो गए। यही वजह थी कि सीएम चेहरे पर भी इत्तेफाक नहीं बन पा रहा था। इस मुसीबत से निपटने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और बिहार चुनाव के इंचार्ज अशोक गहलोत ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने यकीन दिलाया था कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और जल्द ही सूरत हाल साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में हुई इस चर्चा के बाद इत्तेहादी दलों की उलझन सुलझी और सभी पार्टियां मिलकर एक फैसला ले सकीं कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया जाएगा। इंदौर में महिंद्रा शोरूम के पेंट हाउस में लगी आग शहर के बड़े बिजनेसमैन और कांग्रेस लीडर की मौत की वजह बन गई। इस हादसे में पूरा खानदान चपेट में आ गया। बीवी, दोनों बेटियां अस्पताल में भर्ती हैं। शहर के लसूड़िया थाना इलाके में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। मशहूर बिजनेसमैन और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रवेश अग्रवाल के महिंद्रा कार शोरूम के ऊपर बने पेंट हाउस में सुबह करीब 5 बजे जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरे घर में धुआं भर गया, जिससे दम घुटने से प्रवेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बीवी श्वेता अग्रवाल शदीद जख्मी हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। वहीं बड़ी बेटी सौम्या जो 15 वर्ष की है वो बुरी तरह झुलस गई। हालात नाजुक बने हुए हैं। छोटी बेटी मायरा जो 12 वर्ष की है उनको मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी के मुताबिक खानदान रात में पेंट हाउस में सो रहा था। शुरुआती जांच में किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का इम्कान जताया जा रहा है। वहीं ये भी अंदाजा है कि आग मंदिर से फैली, क्योंकि मंदिर में अखंड जोत जल रही थी और पास में एक स्टोर रूम भी था। मुमकिन है कि वहां से आग लगी, हालांकि अभी जांच की जा रही है। वहीं आग लगने के बाद बीवी और छोटी बेटी ने किसी तरह गार्ड को आवाज देकर मदद मांगी। गार्ड ने फौरन कार्रवाई की, लेकिन तब तक प्रवेश और सौम्या संगीन रूप से मुतासिर हो चुके थे। दिल्ली का रोहिणी इलाका आधी रात उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में बदनाम जमाना सिग्मा एंड कंपनी गैंग से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई जबरदस्त गोलीबारी में चारों को पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बिहार असेंबली चुनावों से पहले रियासत में दहशत फैलाने की फिराक में था, लेकिन दोनों रियासतों की पुलिस के मिले इनपुट के बाद इन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए चारों बदमाश बिहार से नेपाल तक एक्टिव थे और कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। बता दें कि सिग्मा एंड कंपनी के सरगना रंजन पाठक ने सीतामढ़ी में एक मशहूर शख्स के कत्ल के बाद मीडिया को अपना बायोडेटा भेजा था। यही नहीं, हाल ही में बिहार पुलिस को गैंग का एक ऑडियो कॉल मिला था जो चुनावी तशद्दुद की साजिश का खुलासा करता है। सरगना रंजन पाठक गैंग के बाकी अराकीन बिहार के सीतागढ़ी से जुड़े हैं, जबकि एक दिल्ली का भी है।
इस गैंग ने ब्रह्मश्री सेना प्रमुख गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर से दहशत फैलाई थी। इसके साथ ही ये गैंग सोशल मीडिया और ऑडियो मैसेज के जरिए पुलिस को खुला चैलेंज देता था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग नेपाल बॉर्डर से दिल्ली तक फैला हुआ था और बिहार में कई जरायम वारदात को अंजाम दे चुका था। हाल ही में मिले एक ऑडियो कॉल से पता चला कि गैंग चुनाव से पहले रियासत में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस लंबे वक्त से इस गैंग की तलाश में थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर यह जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। दिल्ली पुलिस डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौकट के बीच बदमाशों ने भागने की कोशिश में फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें चारों की गोली लगने से मौत हुई। सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जिसमें एक खातून, एक मर्द और 2 लड़कियां शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक ही खानदान के सभी लोग काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे। यह हादसा बरौनी कटिहार रेलखंड के साहेबपुर कमाल थाना इलाके के उमेश नगर स्टेशन के एक ढाला के करीब का है। इस हादसे के सामने आने के बाद इलाके में मायूसी छा गई है। मरने वालों में साहेबपुर कमाल थाना इलाके के रहुआ गांव के रहने वाले किशुन महतो के लगभग 40 साल का बेटा धर्मदेव महतो, मदन महतो की बीवी, मदन महतो की 13 साला लड़की रोशनी कुमारी की मां और धर्मदेव महतो की 4 साला भगनी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही खानदान के हैं, जो रघुनाथपुर गांव से काली पूजा का मेला देखकर वापस अपने घर रहुआ गांव जा रहे थे। तभी ये हादसा ट्रेन की चपेट में आने से हुआ है। वही हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और खानदान के लोगों के रोने से पूरा माहौल गमगीन हो गया है। इस हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। इसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई। ये हादसा देर रात 1 से 1:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। चारों लोग पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान जब वो बहुआ गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करने लगे, तभी अप और डाउन दोनों लाइन पर एक साथ ट्रेन आ गई। ये लोग कहीं भाग नहीं पाए, जिससे बरौनी की तरफ से आ रही अमरपाली ट्रेन की चपेट में आने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे पर बरौनी रेल डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि हादसे की खबर उन्हें मिली है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रात में ही सदर अस्पताल भेज दिया गया। अब आगे हादसा कैसे हुआ, किसकी चूक है, इस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट सरबराही इजलास रद्द होने के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस के खिलाफ सख्त रुख करते हुए रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट सरबराही इजलास रद्द होने के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस के खिलाफ सख्त रुख करते हुए रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में रूस की जंग को रोकने के लाख जतन कर लिए, लेकिन अब तक कोई कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी है और ना कोई ठोस उम्मीद ही नजर आ रही है। ऐसे में ट्रंप अब दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन में अमन समझौते पर बातचीत करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाते हुए सैंक्शंस का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए। ये कंपनियां हैं रोसनेफ्ट और लुकोइल। प्रतिबंधों में अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकोइल की सभी असासों को जब्त करना शामिल है। साथ ही सभी अमेरिकी कंपनियों को इन 2 दिग्गज रूसी तेल कंपनियों के साथ कोई भी तिजारत करने की इजाजत नहीं होगी। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद, यानी दोबारा सदर बनने के बाद, रूस के खिलाफ ये पहला सैंक्शन है। ओवल ऑफिस में एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, जब भी मैं व्लादिमीर से बात करता हूं, मेरी अच्छी बातचीत होती है और फिर वो बातचीत आगे ही नहीं बढ़ती। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा, इस बेमानी जंग को खत्म करने से सदर पुतिन के इनकार को देखते हुए ट्रेजरी रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगा रही है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।